तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में हम ये देखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपन चैप्टर को शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, केमिकल इक्वेशन में हम देखेंगे कि दो प्रकार के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वहां पे हम बैलेंसिंग का जो ये प्रोसेस होता है इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, राइट। और लास्ट में जो है एप्लीकेशन पार्ट रहेगा। ठीक है, जहां पे हम एप्लीकेशन देखेंगे किस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ाएंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन लास्ट में देखना है। इस प्रकार से हमें ये चैप्टर का ओवरव्यू हमने दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। केमिकल रिएक्शन को अगर आपका सी भी क्लियर नहीं होगा ना, तो वहां से मैं मान के पढ़ा रहा हूं, राइट। तो समझते हैं भैया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक नया सबस्टांस फॉर्म होता है, एक नई चीज बनती है, एक नई सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा विथ न्यू प्रॉपर्टी। जो नया सबस्टांस बनेगा ना भैया जी, उसके पास एक नई प्रॉपर्टी रहेगी। मानते हो बात को? चलो समझते हैं एग्जांपल से, अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए भैया हमें पता है व्हेन वाटर, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन reacts with ऑक्सीजन, देन क्या बनता है? वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म। सबको पता है कि भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा जी, हाइड्रोजन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रिएक्ट कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। तो भैया क्या बनाया? वाटर बनाया, एक नया सब्सटेंस बना जिसे हम वाटर बोल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो प्रोसेस यहां पे आपको दिख रहा है ना, दिस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं, दिस प्रोसेस इज काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भैया? ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों है अभी मैं आपको बता देता हूं। ये जो प्रोसेस है ना, जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाए हैं, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे? बिकॉज यहां पर हमने डेफिनेशन देख रखा है कि ऐसा प्रोसेस जहां नया सबस्टेंस फॉर्म होता है। तो क्या इस प्रोसेस में नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है? बिल्कुल जी, यहां पे वाटर एक नया सबस्टेंस बना है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन, सबस्टेंस बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टी। जो सबस्टेंस बनेगा ना नया, उसके पास एक नई प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो देखो भैया वाटर के पास नई प्रॉपर्टी है। कैसे भैया? हमें पता है हाइड्रोजन गैस ये मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस होता है। अगर हाइड्रोजन गैस कहीं पे है, अगर हम एक चिंगारी दे देंगे ना, तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होने लगेगा। ठीक है, तो ये बर्न करता है किसी चीजों को, बट ऑक्सीजन जो है इसे और सपोर्ट करता है। आपने सुन रखा होगा कहीं पे फायर की इंटेंसिटी कम है ना, तो हम जब ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हम फूंक मार देंगे ना, तो इंटेंसिटी फायर की और इंक्रीज हो जाती है। तो हाइड्रोजन भैया है क्या? ये जलता है, ये जलने वाला है ना जी। और ऑक्सीजन जो है ये उसको और सपोर्ट कर रहा है, फायर को सपोर्ट कर रहा है। बट भैया जो नया सबस्टेंस वाटर बना है, इसके पास एक अलग ही प्रॉपर्टी है। ये आग को, ये फायर को बुझाने का काम करता है। भैया कहीं आग लग जाती है तो पानी फेंकते हैं ना, तो एक वाटर जो यहाँ पे बना है इसके पास नई प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? फायर को बुझाने का। तो इस प्रोसेस में
एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हुआ और एक नई प्रॉपर्टी भी है उसके पास। दिस मीन्स कि भैया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है कहानी? दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है वाटर का विथ अ न्यू प्रॉपर्टी, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? तो अगर आपको ये चीज क्लियर है ना तो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे चीजों। तो आई होप आपको ये पता हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब आगे देखते हैं भैया जी। ठीक है, तो बाबू अब क्या होगा ना कि केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, आपको भैया यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स है। एक पार्ट इक्वल टू साइन दिख रहा है ना, इसके राइट हैंड साइड में है जिसे हम RHS कहते हैं। क्या? RHS, राइट हैंड साइड। और इक्वल टू के लेफ्ट वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं इस साइड को हम क्या कहेंगे? इन्हें हम इस साइड को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल टू बीच में यहाँ पे राइट में होंगे कुछ सब्सटेंस और लेफ्ट में होंगे। तो दो पार्ट्स होते हैं इसके। लेफ्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं दे आर रिएक्टेंट्स। क्या है ये? रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे जी? इन्हें हम प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो याद रख लो, एरो के इक्वल टू साइन, यानी एरो को भैया यहाँ पे इक्वल टू का मतलब ये नहीं कि इक्वल टू ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी किसी एग्जांपल में मैं एरो भी ड्रॉ कर दूंगा, तो मैं एरो ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो एरो के राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होंगे उन्हें हम प्रोडक्ट कहेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, बिकॉज दे आर इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। और प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट इज वाटर। क्यों? बिकॉज ये राइट हैंड साइड में है। तो ये पहचानने का तरीका होता है रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, राइट। तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो वही टॉपिक है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो लिखा हुआ डेफिनेशन, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बट पहचानने का तरीका कैसा है? एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। ये इजी तरीका है पहचानने का, बट ये डेफिनेशन है, इसको समझ लेते हैं। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट in chemical reaction are called reactant. The new substance formed after the chemical reaction are called product. जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं भैया जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, तो ये बना। तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट किए हैं? तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किए हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो एक नया सब्सटेंस क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं भैया? उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। वहीं लिखा है न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, एंड ये हमारे क्या हो जाएंगे? दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दिस इज रिएक्टेंट। क्लियर है कहानी? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया। ठीक है, तो तरीका बिल्कुल आसान है पहचानने का। राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कर देना, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो भैया इसको अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए हम केमिस्ट्री के लैब में गए और वहां पर हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? तो हमने वहां पे देखा व्हेन सोडियम reacts with chlorine, then
सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। ये हमने केमिस्ट्री के लैब में जाके एक एक्सपेरिमेंट करा, जहां से हमें ये पता चला कि भैया जब सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा ना जी। तो अब हम चाहते क्या है कि भैया हम इतने बड़े स्टेटमेंट को क्या अगर हम कॉपी में लिखने लगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। भैया हमने लैब एक्सपेरिमेंट कर रखा है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है तो आपको उसको कॉपी में भी लिखना होगा ना, ठीक है। तो क्या हम बार बार इस बड़े से स्टेटमेंट को लिखेंगे हर एक जगह कि भैया व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉरी सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन देन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, क्या हम इतने बड़े स्टेटमेंट को लिखेंगे हर एक जगह? नहीं, हम एक शॉर्टकट अपनाएंगे ताकि हमारा समय बच सके, ठीक है। तो उसी शॉर्टकट को हम भैया क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी हम इस पूरे सेंटेंस को इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, एक छोटे से इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा समय बच जाए। तो जो इक्वेशन होगा ना उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो बड़े से वर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते ताकि समय बच जाए। तो हम करते क्या है, इक्वेशन लिखने के लिए हम जो भी सबस्टेंस रिएक्ट कर रहे हैं ना उनके सिंबल्स और फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। Symbols and formula of reactant and products are used for writing chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है ना केमिकल रिएक्शन में, उनके सिंबल और केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मुझे ये पता है, मैं आपको सिखाऊंगा भाई आगे, ठीक है, टेंशन ना लो। आपको अगर याद नहीं है ना तो आप आगे देखोगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। बट मैं मान के चल रहा हूं कि भैया एक समझ लो एग्जाम्पल है ना, मुझे पता है तो मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो जैसे इसको हम अगर लिखे हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो सोडियम इज रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, यानी सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो प्लस क्लोरीन। अच्छा, फॉर्म क्या हो रहा है भैया जी, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया नया सबस्टेंस, ठीक है जी, बढ़िया बात। आगे देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि भैया हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, तो सोडियम का हम सिंबल यूज कर लेंगे। सोडियम का सिंबल होता है Na प्लस का प्लस, क्लोरीन का सिंबल भैया जी Cl, ठीक है, एरो दे देंगे। और सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये मुझे याद है, अगर आपको याद नहीं है ना मैं लिखना सिखाऊंगा कि कैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, ये आगे के क्लासेस में मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे इस बड़े से स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर रखा है एक छोटे से इक्वेशन के फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं भैया, केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे पास थे, ठीक है, उनको हमने सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा केमिकल इक्वेशन बनके तैयार हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा भी है, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कैसे पहचानते हैं कि कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, कौन सा अनबैलेंस्ड है, तो उसके लिए देखते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे, अ केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, सबको पता है। तो रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने एटम्स भैया जी, यहाँ पे कार्बन के एक एटम प्लस ऑक्सीजन के दो एटम्स, यानी टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट। रिएक्टेंट साइड में 3 एटम्स। अब काउंट करेंगे हम ये प्रोडक्ट साइड में, तो यहां पे देखते हैं कितने हैं प्रोडक्ट साइड में। कार्बन के 1 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, कितने, 3 एटम्स इधर भी है। यानी
इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स? 3, और प्रोडक्ट साइड भी 3। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जहां रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं भैया जी? दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसी को यहाँ पे अंग्रेजी में छापा हुआ है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर एक और एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, ध्यान से समझना। अब मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वाटर, यानी H2O, राइट। अब यहां पे चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं। चेक कर लेते हैं जी, चलो जी। रिएक्टेंट साइड में काउंट करिए एटम, तो भैया हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। नाउ वी विल काउंट इन प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स जी, बढ़िया जी, ठीक है जी। हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के 1, कितने हो जाए? 3। अरे यार यहां पे मिस्टेक हो गई ना, यहां पे रिएक्टेंट में 4 एटम और प्रोडक्ट में कितने? 3। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर है? नहीं। तो दिस मीन्स दिस केमिकल इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसे हम? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। दिस इज नॉट बैलेंस्ड बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है अनइक्वल है। तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है चीज? ओके, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि भैया ये जो केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हो ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है। तो अब इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भैया हमने 9th क्लास में हमने पढ़ रखा था केमिस्ट्री में एक लॉ। कौन सी लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जहां पे हमें ये बताया गया था, हमारे सर जी ने हमें ये बता गया थे कि भैया किसी भी यूनिवर्स की अगर बात करते हैं ना, तो भैया मास जो होता है ना ये कंजर्व होता है। मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ना ही मास क्रिएट हो सकता है, ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट यहाँ पे भैया हम देख रहे हैं कि रिएक्शन से पहले 4 एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भैया 3 ही एटम है, 1 एटम गायब हो गया। इसका मतलब 4 एटम्स और 3 एटम्स में से एक गायब है। तो एक अगर एटम गायब हो गया तो कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया ना जी भैया। जैसे अगर 4 एटम्स है, 4 एटम्स को हम वेट करेंगे तो कुछ मास आएगा इनका। अच्छा, अब यहाँ पे 3 ही एटम्स है तो इनका जो वेट करेंगे तो इनकी जो मास आएगी वो तो कम होगी ना। और ये यहाँ पे 4 एटम्स है इसलिए इनकी ज्यादा मास होगी और यहाँ पे मास कुछ कम हो जाएगी। तो एक एटम गायब हो गया, इट मीन्स की मास इज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे तो लॉ फेल हो गया ना। भी हमने लॉ पढ़ रखा था, लॉ मीन्स कि जहां हर एक जगह अप्लाई कर सके, तो क्यों यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? तो इस वजह से हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि भैया हम हर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर हो जाए। बराबर क्यों होना है? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो सके। तो यही यहां पे लिखा गया भैया जी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन। क्यों करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे ना, तो मैं अभी सिखाऊंगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बट मुझे मान के चलो कि मैं आपको ये सही बता रहा हूं। इसको अगर बैलेंस करते चलेंगे ना, तो ये हो जाएगा H2 प्लस O2 और यहाँ पे भैया जी H2 यही था ना, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस बैलेंस हो गया। काउंट कर लो एटम, यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 4, ऑक्सीजन के 2, कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है जी। अब इधर देख लो प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 ना जी, 2 दूनी 4
और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में 2 है तो 2 1 जा 2 तो प्लस का 2, इधर भी कितने एटम्स 6। तो इस वाले केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, बराबर हो गए, इधर भी 6 इधर भी 6। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग अब कैसे करते हैं ये चीज सीखने वाले हैं। ये समझ में तो आ गया कि बैलेंसिंग क्यों करें बिकॉज टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन आती हुई है एग्जाम में कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, क्यों करें बैलेंसिंग, तो भैया टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको सेटिस्फाई कराने के लिए। अब करते कैसे हैं बैलेंस, मैंने यहाँ पे कर रखा है बैलेंसिंग, अपने आप कर दिया मैंने। तो अब सिखाते हैं आपको बेसिक से कि भैया कैसे बैलेंस करेंगे, किसी बड़े से बड़े केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको जो शायद आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन की भैया कौन सा मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो मेथड का नाम है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। आसान तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकती हो। जैसे यहाँ पे Fe प्लस H2O क्या फॉर्म कर रहा है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है, ये अभी अनबैलेंस्ड है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, आयरन के 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, यानी 4 एटम्स। और इधर काउंट कर टोटल एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2, यानी 4 3 7 2 9, इधर 9 एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड अनइक्वल है ना, दिस इज अनबैलेंस्ड। तो हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे ताकि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई कर जाए। तो तरीका क्या है भैया, यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम एक पहली बॉक्स में एटम्स का नेमिंग करेंगे, दूसरे में हम उनका नंबर निकालेंगे कि भैया रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, और यहाँ पे तीसरे बॉक्स के अंदर और तीसरे कॉलम में हम ये लिखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, और चौथे कॉलम में हम ये लिखेंगे उनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं लिखना। तो यहाँ पे लिखा आएगा टाइप्स ऑफ एटम, कौन कौन से एटम प्रेजेंट है आपके केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखाएंगे, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं ये लिखाएगा, और यहाँ पे उनके बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में लिखते हैं आयरन है हमारे पास, इस केमिकल रिएक्शन में आयरन है, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। आयरन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, इधर कितना है 3, अजी। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में कितना है इधर भी 2। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, कुछ नहीं लिखा होता तो वहां पे 1 मानते हैं। यहाँ पे कितना है 4, 4। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 और 2 का डिफरेंस 0, 1 और 4 का डिफरेंस कितना 3। तो यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पे है, तो यहाँ पे है 3। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जहां पे आपका डिफरेंस ज्यादा होगा पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे। तो मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये पहले बैलेंस होगा। ठीक है, तो मेरा रिएक्शन हो जाएगा इक्वेशन Fe प्लस H2O क्या फॉर्म कर रहे हैं, Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, इधर 4। तो भैया अगर हम इस पूरे वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब देखो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 और इधर 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा, इधर भी और इधर 4 तो है ही, यानी ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो चुका है, बैलेंस। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब मेरा क्या हो गया इक्वेशन नया वाला, Fe प्लस 4H2O, 4H2O क्या फॉर्म कर देंगे, Fe3O4 प्लस में H2। ये मेरी नई इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे फिर से हम बॉक्स बनाएंगे, वही काम को रिपीट करना है बार बार जब तक आपके नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो जाए, डिफरेंस 0 ना हो जाए। ठीक है जी, तो फिर वही काम करते हैं। यहाँ पे एटम्स लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एटम्स
इस वाले में रिएक्टेंट में कितने हैं, इस वाले में प्रोडक्ट कितने हैं, और इस वाले में डिफरेंस। तो लिखते हैं फटफट। Fe है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर कितना है आयरन 1, इधर कितने हैं 3 एटम, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 इधर, और इधर कितने हैं, सॉरी इधर 2 है ना, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 2। ऑक्सीजन काउंट करो, 4 1 जा 4, और इधर कितने हैं 4। अब डिफरेंस फिर से निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 6, यहाँ पे डिफरेंस 0। तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, तो अब किसको बैलेंस करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, बाकी सब गए भाग में। चलो करते हैं भाई हाइड्रोजन को बैलेंस। Fe प्लस 4H2O फॉर्म क्या कर रहे हैं, Fe3O4 प्लस H2। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम अगर 4 लिख दें तो क्या 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। जी हाँ, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन और इधर भी 8 हाइड्रोजन, तो हम आगे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब फिर से बॉक्स बनाएंगे भैया, ये आपको ये फास्ट करने में, तो यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ ना इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, आप रफ में ये सब काम करेंगे, ये ड्राइंग वगैरह बॉक्सेस की, ठीक है जी। तो यहाँ पे एटम्स हो जाएंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं, और वहां पे डिफरेंस, ठीक है। चलो फटाक से लिखते हैं FeHO। Fe कितना है 1, इधर कितना है 3, हाइड्रोजन 8, इधर कितना 4 दूनी 8, ठीक है जी। ऑक्सीजन कितना 4, अरे यार उसमें मैंने क्यों लिख दिया, एक सेकंड, यहाँ पे 8 इधर हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है इधर 4 एकम 4, 4 1 या 4, और इधर कितने हैं, इधर भी 4। अब ध्यान समझो, डिफरेंस यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब किसको बैलेंस करेंगे लास्ट में, सब तो बैलेंस हो चुका है, बस आयरन नहीं बैलेंस हुआ है, तो अब हम आयरन को बैलेंस करेंगे। तो भैया Fe प्लस 4H2O फॉर्मिंग Fe3O4 प्लस 4H2O, ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। इधर आयरन कितना है 1, इधर कितना है 3, तो अगर भैया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ना 3 1 जा 3, इधर भी 3 हो जाएगा और उधर 3 है ही पहले से, तो बस आगे हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बधाई हो, हमने यहाँ पे अपना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज आवर क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है बात। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर सकते हो, बराबर होंगे। काउंट करके दिखा दे, जैसे देख लेते हैं, चलो दिखा ही देते हैं। जैसे इधर देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स टोटल, आयरन के 3 प्लस हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 प्लस ऑक्सीजन के 4 एकम 4, कितने हो जाएंगे 12 3 15, 15 हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड में एटम्स। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 4 2 8, कितने हो जाएंगे ये भी 15। भैया नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए, इट मींस दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है कहानी। तो ऐसे ही हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को छोटा हो या फिर बड़ा हो देख के डरना नहीं है, आपको ये बॉक्स बनाने आनी चाहिए। बॉक्स बनाओ, डिफरेंस निकालो, जिस केस में डिफरेंस ज्यादा है पहले उस एटम को बैलेंस करो, बाकी सब भाड़ में। ऐसे ही स्टेप को रिपीट करते जाओ, लास्ट में आपको एक बढ़िया सा खूबसूरत सा केमिकल इक्वेशन मिलेगा जो आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो आज के क्लास में भैया हमने बस ये देखा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बैलेंसिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे आगे के क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेक्चर के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो वहां पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को शुरू करेंगे। तो ट्राई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।